तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। वेलकम बैक टू ऑल इन वन चैनल। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन क्रक्स। तो हमने बात की थी लास्ट सेशन में यूएन इंटरनेशनल ईयर और उसके पहले यूएन इंटरनेशनल डिकेड्स। तो आज हम उसी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवाइज करेंगे और एग्जाम के लिए रेलेवेंट, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट तरीके से पढ़ेंगे फास्ट मोड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 2010 से 2020 वाले जो यूएन इंटरनेशनल डिकेट्स थे उसको क्या बोला गया था, उस ईयर को, उस डिकेट को क्या बोला गया था। सो इट वाज फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, मतलब जमीन को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए 2010 से 20 वाला यूएन इंटरनेशनल डिकेट्स घोषित किया गया था। और व्हाट? फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। समझे सर? इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 2011 से 2020 वालों को क्या बोला गया, उसमें दो तरीके से बोला गया। एक बोला गया कि यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी और दूसरा डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। एक बायोडाइवर्सिटी के लिए बोला गया, एक रोड सेफ्टी के लिए बोला गया। फिर 2013 से 2022 वाले डिकेड को क्या बोला गया, उसको बोला गया यूनेस्को डिकेड फॉर रीअप्रोचमेंट ऑफ कल्चर। रीअप्रोचमेंट ऑफ कल्चर। तो 2013 से 2022 वाला किसके लिए था? कल्चर के लिए था। फिर 2014 से 2024 का किसके लिए था बताइए सर? ये था सर सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। जब से मोदी जी आए और फिर 2024 का इलेक्शन हुआ, 10 साल हो गए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी की बात काफ़ी हुई है। ऐसे याद कर लेना कि 2014 से 24 वाला जो डिकेड था यूएन, इसको घोषित किया गया था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। फिर 2015 से 2024 वाला, इसको बोला गया था पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। इस डिकेड को क्या बोला गया 2015 से 2024 को? पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। इंक्लूजन इक्वलिटी थीम पे था बेसिकली ये। और फिर 2016 से 2025 वाले को क्या बोला गया? 2016 से 2025 वाले डिकेड्स को बोला गया यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। तो 2014 में क्या बोला गया? सस्टेनेबल एनर्जी। 2015 में क्या बोला गया? अफ्रीकन डिसेंट के बारे में बात हो रही थी। 2016 में क्या बोला गया? एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है, समझे? सस्टेनेबल अफ्रीकन न्यूट्रिशन 2014, 15, 16 और बाकी 10 साल अपना देखा, मतलब बढ़ा दो उसमें अपना अराउंड। 2016 से 2025 हो गया, ठीक है। 2018 से 28 वाला बताओ सर, ये किसके लिए था? ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्या था? वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंफ्यूज मत होना दोस्त, 2014 से 2024 वाला जो था वो सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल था। उसमें एनर्जी की बात हो रही थी, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। और 2018 से 28 वाला था आपके लिए ये वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। अब आते दोस्त 2019 से 2028 वाले पे। 2019 से 2028 पे क्या बोला गया था सर, बताइए सर? 2019 से 2028 के लिए क्या बोला गया था? इसमें दो तरीके से बोला गया था। अ डिकेड ऑफ फैमिली प्लानिंग। डिकेड ऑफ फैमिली प्लानिंग। और दूसरा था नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस। पीस के लिए बोला गया था। और पीस से रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे हम? मंडेला जी को। नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस और डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग। किसको? 2019 से 2028 को। फिर 2020 से 2030 को क्या बोला गया? कौन सा यूएन डिकेड बोला गया? बेसिकली ये बोला गया डिकेड ऑफ हेल्दी अगेन। डिकेड ऑफ हेल्दी अगेइंग। फिर और भी बोला गया था इसको कुछ, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर एसडीजी। तो 2020 से 30, ये ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिकेड को बिल्कुल रट लो। डिकेड ऑफ हेल्दी अगेइंग बोला गया था 2020 से 2030 को, और डिकेड ऑफ एक्शन फॉर एसडीजी बोला गया था 2020 से 2030 को। आते हैं दोस्त आगे 2021 से 2030 वाले पे। बताओ 2021 से 2030 वालों को क्या बोला गया था? 2021 से 2030 डिकेड को बोला गया ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये किसको डिवोट किया गया था ये ईयर? ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसको भी दो तरीके से बोला गया था। ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, ओशियन भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है भाई। ओशियन साइंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब इकोसिस्टम से रिलेटेड है। फिर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात हो रही है भाई सर। ओशियन को भी अगर रिस्टोर कर रहे हो तो अब भी एक तरीके से इकोसिस्टम को ही रिस्टोर कर रहे हो। 2021 से 30 वाला याद कर लो भाई, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। ओशियन और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 2022 से 2023 वाला किसके लिए था सर? ये था इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए था। किसके लिए था सर?
इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए था 2022 से 32। फिर हमने बात की थी दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट यूएन इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में। 2016 को क्या घोषित किया गया था सर बताइए? ये पल्सेस के लिए था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। तो 2016 को दो तरीके से बोला गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। फिर 2019 को बोला गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज। 2019 को क्या बोला गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस, बताओ बताओ, इंडिजिनस लैंग्वेज। समझे दोस्त? लेकिन ध्यान रखो 2019 को बोला गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, लेकिन जब डिकेट की बात आएगी तो 2022 से 2032 वाला था, 2022 से 2032 वाला था इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए। ठीक है, वो डिकेट हो गया, ईयर हो गया 2019। ऑलराइट, फिर 2020 में आते हैं सर। 2020 में हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ बोलते हैं। और क्या बोला था सर 2020 को? इंटरनेशनल ईयर फॉर टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। 2020 को और को क्या बोला था? तीन तरीके से बोला गया था सर। तीसरा क्या था सर? इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्स एंड मिडवाइफ। तो तीन था सर, इंटरनेशनल ईयर फॉर प्लांट हेल्थ, फिर टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर नर्स एंड मिडवाइफ। फिर 2021 में पांच तरीके से बोला गया था इंटरनेशनल ईयर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पहला, दूसरा इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तीसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, चौथा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी, पांचवा इंटरनेशनल ईयर ऑफ एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। बताओ कमेंट सेक्शन में एससीओ क्या बोला गया था, क्या बोलते हैं मतलब बेसिकली? ऑलरेडी मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में, बताओ बताओ। फिर से बता देता हूँ 2021 में 21 को कैसे घोषित किया गया था, किस ईयर के नाम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं, तुमको बताते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, पीस एंड ट्रस्ट, क्रिएटिव इकोनॉमी, एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। 5 हो गए। अब आते हैं आगे दोस्त 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 ईयर को क्या बोला गया सर? ये बोला गया सर इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। ये फिश और एक्वा कल्चर की बात हो रही है सर, 2022 की बात हो रही है सर, समझ रहे हो? 2022 और 2021 से 2030 वाला डिकेट हम ऑलरेडी ओशियन साइंस का पढ़ रहे थे। 2021 से 2030 वाला ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन वाला डिकेट था। लेकिन 2022 एक साल बाद इसको हम बोला इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिर 2023 को सर क्या बोला? फिर सर 2023 को हमने बोला इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम मैन, रट लेना इसको, बार बार एग्जाम में मतलब पूछता है ये, और करंट अफेयर में बहुत बार रिपीट किया गया है, तो देयर इज हाई चांसेस कि आपको पूछ सकता है ये मैच द कॉलम में एक ऑप्शन देकर। 2024 को क्या बोला गया सर? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली। इसको भी याद करिए सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद करिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली 2024 को बोला गया। तो दोस्त होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार स्क्रीन पे वापस देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने आप से खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखो और आराम से कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाओ यार, आप लोग अच्छा करोगे, आई ट्रस्ट यू। तो दोस्त ये बोरिंग चीज़ें एक बार आपको अच्छे से करा दे रहा हूँ मैं, रिवीजन करा दे रहा हूँ, रिवीजन फॉरवर्ड में कॉन्सेप्ट के बाद फिर एमसीक्यू करा रहा हूँ। मेरा पर्पज़ वही है कि रिटेन कराना इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड में डाल देना है, ताकि आप ऐसे बेसिक क्वेश्चंस छोड़े ना एग्जाम में। यार ये लो हैंगिंग फ्रूट होता है, इससे मार्क्स लाते हैं, नंबर आते यार, सिलेक्शन होता है सर, समझे? इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे सीरियस बच्चे होते हैं जो बोर हो जाते हैं ये सब चीज़ें पढ़ने से, तो ऐसे टॉपिक्स को कवर किया जाए, रटा दिया जाए, आपके माइंड में डाल दिया जाए एकदम बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में, कि एग्जाम में देखते ही आप टिक मार दो बिल्कुल। मेरा पूरा कोशिश है। तो आप अगर सीरियस हो सर, अगर आप सीरियस हो और ये वीडियो के जेन्युइन लोगों के पास पहुंचा है, आप जैसे जेन्युइन लोगों के पास, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ यार ये वीडियो सीरियस लोगों के पास पहुंच रहा है, टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंच रहा है। और
आगे अगर वीडियो इस पे और बनाना हो तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा। मुझे लगेगा कि आप सीरियस हो। मुझे पता चलेगा कि आपको नीड है, आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों का कि हैंड होल्डिंग करें। आपको वैसी चीज़ों को पर स्ट्रेस कराए जो आप नहीं करते हो, आप जिस चीज़ों पे मिस्टेक करते हो। जैसे कि आप रिवीजन नहीं करते, आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हो, लास्ट में पैनिक कर जाते हो क्योंकि आप रिवाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि आपने ऑलरेडी मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रखा है। आपके पास कोई कंसोलिडेटेड नोट्स है ही नहीं दोस्त, क्योंकि आपने बार-बार अलग-अलग सोर्सेज चेंज किए आपने। दोस्त मेरा यही पॉइंट है, मैक्सिमम लोग फेल होते हैं रिवीजन ना करने से। रिवीजन पे मैक्सिमम ध्यान दीजिए। एक कंटेंट को जब पढ़ते हैं तो इंश्योर करिए कि वो आप रिटेन कर पाएँ। इंश्योर करिए कि आप वो रिटेन कर पाएँ। ठीक है? तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों को, उन ज़रूरतमंद दोस्तों को जिनको जेन्युइन कंटेंट की ज़रूरत है, जो जेन्युइन दोस्त हैं आपके, आप जैसे जेन्युइन लोग, भेजिए सर, उनको हेल्प करिए। इफ़ यू हेल्प देम, गॉड विल हेल्प यू। अदरवाइज़ दोस्त, अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे और रिवाइज़ नहीं करोगे तो समझ लो यार पंचवर्षीय योजना बना रहे हो और बहुत लोगों ने बना रखा होगा और सेम मिस्टेक बार-बार रिपीट कर रहे हो, तुम रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, हर बार पूछते हो कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, मैं तो पूरे समय पढ़ता हूँ 10-10 घंटे। यू आर मेकिंग फूल योरसेल्फ मैन, यू आर मेकिंग फूल योरसेल्फ। व्हाई? दोस्त आप 10 घंटे सिर्फ रीडिंग लगाते हो, एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जाते हो, कभी पलट के वापस देखा उसे? नहीं। तब कैसे होगा सिलेक्शन? स्कूल में याद है क्या होता था? तुम जाते थे, पढ़ते थे, मैम डायरी पे होमवर्क देती थी, तुम उसे करते थे, प्रैक्टिस करते थे दोस्त, प्रैक्टिस करते थे, फिर रिवाइज़ करते थे। कितनी बार रिवाइज़ कर तब जाकर फाइनल एग्ज़ाम देते थे तुम। पहले यूनिट टेस्ट, तो क्लास टेस्ट, तो हाफ ईयरली, कितना कुछ टेस्ट हो जाता था, फिर जाके तुम लास्ट में देते थे। कोचिंग्स में जब टेस्ट होते थे, तब भी यही करते थे। संडे को टेस्ट हो रहा है तो सैटरडे को रिवाइज़ कर रहे हो, डेली जो पढ़ाया जाता था उसे डेली रिवाइज़ करते हो, डेली क्वेश्चन लगाते हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कुछ हो। बट वो चीज़ें तुम भूल गए। तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे, तुम अपने आप को स्मार्ट समझने लगे कि अरे ये तो बच्चे करते हैं यार, ऐसे क्यों करें? मैं तो ये चीज़ें नहीं रटूँगा, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन रटना होगा, रटना होता है वहाँ पे रटना होगा भाई, और कोई तरीका नहीं होता उसका। रटना आई मीन टू से कि बार-बार चीज़ों को देखना, रीविज़न, रीविज़न, री मतलब फिर, विज़न मतलब देखना। वो कैसे आएगा? बार-बार जब तुम देखोगे, एक विजुअल मेमोरी बन जाएगा भाई, इन्फोग्राफिक जैसा, कि हाँ, सर ने इस टाइम पे ये पढ़ाया था, ऐसा था। तुम्हें वीडियो दिखेगा, तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाएगा ये सब चीज़ें जब जब तुम एग्ज़ाम में बैठे रहोगे ना, अगर अच्छे से पढ़े रहोगे ना, तो सोर्स दिखेगा भाई, सोर्स पे यहाँ पे इस लाइन पे लिखा था। क्वेश्चन ना आते हुए भी भाई तुम एलिमिनेट कर जाओगे, वो माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन ना आते हुए भी आंसर तक किस तरीके से पहुँचते हैं। ठीक है? मैं ये सब चीज़ें बार-बार इसलिए बोलता हूँ, सिंपल सी बात है यार कि कई बार तुम अपने आप देखो, ह्यूमन माइंड है यार, ह्यूमन आर मोर बीट ऑफ इमोशनल। वो ना हमेशा डायरेक्शन से इधर-उधर चले जाते हैं। उनको रीडायरेक्ट करना पड़ता है। रीडायरेक्ट करना पड़ता है क्योंकि इस समय समझो ये जो एरा है ना, बहुत बड़ा लाइक टेक्नोलॉजी वाला एरा है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत फ्लड हो रहा है। कभी तुम ये देख रहे हो, कभी वो कर रहे हो, कभी यहाँ से पढ़ रहे हो, कभी वहाँ से पढ़ रहे हो, कभी रील चला रहे हो, कभी गेम खेल रहे हो, कभी मन करता है ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, इन्फ्लुएंसर बन जाए। बहुत कुछ दिमाग में तुम्हारे चलता है। इतनी खिचड़ी पकाओगे तो तुम कहाँ जाओगे? अगर विराट कोहली को कह दो कि वो एक्टिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो कर पाएगा क्या? भाई उसने पूरी ज़िंदगी में क्रिकेट पे ही फ़ोकस किया है, इसलिए वो क्रिकेट में इतना जाना जाता है। दुनिया जानती है उसे। रोनाल्डो, मेसी के पीछे लोग दुनिया पड़ी हुई क्यों पड़ी हुई है भाई? फ़ोकस दोस्त, फ़ोकस। फ़ोकस कर रहे थे वो।
रिवीजन तुम करते हो, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सेम ही चीज तो है। तुम रिवाइज करोगे चीजों को, तुमको आ जाएगा, तुम फील करने लगोगे, अरे इसका मतलब तो ये होता है। हर समय एक नया चीज तुमको मिलेगा जब बार बार पढ़ते हो तुम। वैसे ही प्रैक्टिस जब करता है ना, उसको समझ में आता है कि अरे मैं ऐसे मारूंगा तो ऐसे इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। एक्शन लेने पे क्या रिजल्ट मिलेगा उनको पता चलने लगता है धीरे धीरे, फिर वो मास्टर हो जाते हैं उस गेम के। तो वैसे ही अपने गेम के तुम मास्टर बनो दोस्त। फोकस फोकस ऑन वन थिंग। मल्टीपल चीजों में फोकस करोगे कहीं के नहीं रहोगे, लिख के ले लो। पैनिक करोगे लास्ट में। तो ट्राई करो, कम करो, लेकिन परफेक्शन के साथ, मतलब परफेक्शन नहीं, आई मीन टू से कि प्रैक्टिस करो, फोकसली करो। परफेक्शन तो कोई नहीं बन सकता, परफेक्ट कोई नहीं बन सकता, खैर चाहे कोई हो। बैड डेज गुड डेज हमेशा आते रहते हैं, और विदाउट बैड डेज गुड डेज कभी रियलाइज नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जेन्युइन दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।